के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इंतखाबी जंग देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल शुरू है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त बहराइच का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर हुसैन जुड़ रहे हैं। इस वक्त पोलिंग बूथ पर बहराइच का क्या नजारा है ये देखना बहुत जरूरी है, और सुबह से लेकर 2 बजे तक क्या कुछ नजारा देखने को मिला, वोटर्स के क्या कुछ जहन में था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ताहिर हुसैन, हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं, विंडो में एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ताहिर, पोलिंग बूथ का नजारा दिखाइएगा, साथ ही ये बताइएगा कि अब तक यानी 1 बजे तक की अगर पोलिंग फीसद की हम बात करें बहराइच की, तो क्या कुछ रिकॉर्ड की गई है? क्या माना जाए कि तेजी के साथ बहराइच के लोग जो है घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, तेजी के साथ लोग निकल रहे हैं। 1 बजे तक लगभग 38% का मतदान हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पोलिंग बूथ का नजारा दिखाए, किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में उत्साह है, कंटिन्यू वो अपने वोट का अधिकार मत आज प्रयोग कर रहे हैं और वोट डालने आ रहे हैं। लंबी कतारें लगी है। मैं मतदाता से पूछूंगा क्या किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं इस बार? इधर देखिए जी, मेरा मेन मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या नाम है, सोर्स ऑफ इनकम कम है और सोर्स ऑफ इनकम घटते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आप? वोट देने आए हैं आप? मेरा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई से थोड़ा मुद्दा है। क्या किस तरह की बेरोजगारी है, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, जॉब नहीं मिलती है, इस वजह से। ये युवा है जो वोट डालने आए हैं, इनका कहना है कि ये पढ़ाई कर चुके हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इस तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन वोट डालने का जो उत्साह है लोगों में इस बार काफी देखा जा रहा है। लोग लंबी कतारें लग रही हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी वोट डालने घर से निकल रहे हैं। बिल्कुल, कोई एक पोलिंग बूथ नहीं बल्कि आप कई पोलिंग बूथ पर पहुंचे होंगे। तमाम के तमाम पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जैसा इस पोलिंग बूथ पर लोग लाइन में खड़े हुए हैं? दूसरे सुबह से लेकर अब तो आपने कहा कि तकरीबन 38% अब तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है बहराइच में। ताहिर, 38% पोलिंग हो चुकी है, उसके बाद लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। कंटिन्यू लोग लंबी कतारें लगा रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ये काफी दिनों के बाद देखा गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग वोट डालने में अपना सारा काम छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने आह्वान किया था कि पहले मतदान फिर जलपान, उस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है। महिलाएं, बच्चे, मैं कहूंगा कि दिखाएं कैमरा पर्सन किस तरीके से महिलाएं देखिए लगातार आ रही हैं, वोट डाल रही हैं। और मैं कुछ महिलाओं से पूछता हूं कि इनकी क्या समस्याएं हैं इस बार। आप लोग वोट डालने आई है, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके इस बार वोट डालने आई हैं आप? किस तरह देखिए, बताइए बताइए अपनी बात बताइए। आप बताइए अम्मा, क्या वोट डाल रही है आप? जी, बेरोजगारी और कोई विकास की क्या चाहती बहराइच में? आप बताइए अम्मा, कैसे कितनी वोट डालने आई है? वोट डाला आपने? हाँ डाला भैया, हम पे तो न लड़के हैं न आदमी। क्या चाहती हैं आप लोग बहराइच में? अरे भैया का जो मदद करे जो हमें लोगन का गरीबन का गरीब लोग अपनी मदद चाहते हैं। लेकिन महिलाएं और आ रही हैं, महिलाओं की लंबी कतारें। आप लोग वोट डालने आई है, क्या उत्साह है, किस लिए वोट डाल रही है, क्या चाहती है आप लोग? और क्या समस्या है बहराइच में? सड़कें, बिजली, पढ़ाई, अस्पताल, क्या समस्या है आप लोगों की? कोई समस्या है, बताएंगे आप लोग? डालने आए बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समझ नहीं पाती हैं, बात वो समझ नहीं पाती हैं, और बहुत सारे लोग जानती भी हैं लेकिन वो बात करना नहीं चाहती, इसीलिए खवातीन को साइलेंट वोटर के तौर पर समझा जाता है। अगर लड़ाई की ताहिर यहाँ पर बात करें तो 2017 की अगर हम बात कर ले तो 2017 की लड़ाई में इन 7 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी 1 सीट ग्रैब कर पाई थी, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार का ये चुनावी मुकाबला किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या कड़ा मुकाबला है पार्टियों में इन 7 सीटों पर? जी बिल्कुल सना, मैं सना बता दूं, बहराइच में 7 विधानसभा सीटों में इस बार 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की सीधे भाजपा से लड़ाई है। जैसे एक मटेरा विधानसभा, एक नानपारा विधानसभा, एक पयागपुर और एक कैसरगंज। उसके बाद जो शहर की सदर विधानसभा सीट है जिले की, उस पर कांटे की लड़ाई है बीजेपी प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल से। 23 साल तक इस सीट पर डॉक्टर वकार अहमद शाह, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो लगातार चुनाव जीतते रहे। पिछली बार उनकी पत्नी रुबाब सईदा चुनाव कुछ कम मतों से हार गई थी। इस बार उनके बेटे उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यासिर शाह, और जिस सीट से यासिर शाह चुनाव जीते थे वहां पर इन्होंने अपनी पत्नी मारिया अली शाह को प्रत्याशी बनाया है।
यानी समाजवादी पार्टी के खाते में जो मटेरा सीट थी, इस बार कैंडिडेट बदले हैं लेकिन पार्टी वही है और उनका परिवार ही इस पार्टी मटेरा विधानसभा से असेंबली सीट से चुनावी मैदान में है। इस बार का कुछ कल या परसों की अगर बात करें, गुज़िश्ता 2 दिनों की, तो सियासी पार्टियों के बीच तसादुम भी देखने को मिला। आज इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंज था कि इलेक्शन जो है पुरअमन तरीके से कराया जाए, सिक्योरिटी का कोई मसला दरपेश ना हो, क्योंकि ये कई सियासी पार्टियों के जो कारकुन थे, कार्यकर्ता थे, वो आपस में भिड़े थे। तो आज कुछ ऐसी सूरत हाल तो नहीं दिखाई दी ताहिर? देखिए, 2 दिन पहले बहराइच की जो पयागपुर विधानसभा सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में चुनाव नारेबाजी को लेकर रात में काफी मारपीट हुई थी, कई गाड़ियां तोड़ी गई थी। उसके बाद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन कल 2 विधानसभा पर, एक मैसी विधानसभा जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आरोप था कि हमारे लोगों को जबरन पुलिस पकड़ रही है, और उसके बाद धरना दिया उन्होंने। धरने के बाद पुलिस ने उनको मनाया और वो मान गए। लेकिन उसी दरमियान रात में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं दिलीप वर्मा, जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी से नानपारा विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उनके भतीजे से और मटेरा विधानसभा के प्रत्याशी के बेटे पर आरोप लगा कि अपने कुछ गुर्गों के साथ आए और मारपीट की, जिसमें विनोद ददुआ नाम का जो युवक है, दिलीप कुमार का भतीजा, उसे गंभीर चोटें आई हैं। 2 दिन उसका इलाज चला और आज सुबह उसको डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। बिल्कुल चुनावी लड़ाई के पीछे जो है तसादुम की लड़ाई भी देखने को मिली। ताहिर, हम आपसे जुड़ेंगे, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बहराइच जो है वो सरहदी इलाका नेपाल से जुड़ा है, तो वहां पर सिक्योरिटी सुरक्षा का भी एक अहम मुद्दा है। एसएसबी बटालियन भी वहां पर है और इस हवाले से और फोर्स तैनात करने की बातें हमेशा से कही जाती रही। लेकिन 2 हमारे साथ साथी भी जुड़ रहे हैं, जिनका हम रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। विशाल आजम और साथी अबू हुरैरा, आप दोनों के पास क्या कुछ खास है इस 5वें मरहले को लेकर? मैजिक वॉल क्या कुछ कह रही है, क्या दिलचस्प आपके पास जानकारी है, बताइएगा विशाल और हुरैरा। जी सना, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विशाल भी मौजूद हैं और हम लोग मौजूद हैं दरअसल मैजिक वॉल पर, और ये मैजिक वॉल तमाम आंकड़े और तमाम जो 2017 के नतायज हैं उन पर, और जो आदाद-ओ-शुमार हैं, कौन से बड़े फैक्टर हैं जिन पर 2017 में चुनाव हुआ था और 2022 आते आते कौन से फैक्टर हैं जिनमें बड़ी तब्दीली हुई है, इन पर हम बात करेंगे। विशाल, मैजिक वॉल बड़ी कमाल की चीज़ है। 2017 में क्या कुछ हुआ था वो हम इसके जरिए से जानेंगे, और खासतौर से मैं नाजरीन को, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आप क्लोज करके दिखाएं। ये विशाल नक्शे पर सबसे पहले देखिए, ये पूरा यूपी का नक्शा है और इसमें आप देखिए कि ये जिसे हम सर्किल कर रहे हैं, आज ये हिस्सा 12 अजला की 61 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और आप देखिए कि ये जितना भगवा कलर है या पीला जो येलो कलर दिख रहा है, ये इस पर दबदबा था बीजेपी का, और जो छोटे छोटे सा रेड कलर कहीं कहीं दिख रहा है, ये समाजवादी पार्टी का एक तरह से की जीती हुई सीटें हैं। अब अवध का कुछ हिस्सा इसमें है और पूर्वांचल की तरफ एक तरह से मरहला जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो हम पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो 2017 में इन 61 सीटों पर बीजेपी के खाते में देखिए क्लीन स्वीप एक तरह से विशाल बीजेपी ने किया था और 47 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। 2017 की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को आप देख सकते हैं 5 सीटें जीती थी, बीएसपी के खाते में 3 सीटें आई थी। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर विशाल है कि आप बीजेपी 47 सीटें जीती थी, उसका जो वोट शेयर था वो तकरीबन 37% से ज्यादा था, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतकर 21% वोट शेयर, और बीएसपी का भी जो है 21%, यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का जो है ये वोट शेयर तकरीबन बराबर था। लेकिन बीएसपी 3 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन 47 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसका वोट शेयर अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुकाबले में बहुत ज्यादा नहीं था। इसे किस तरह से आप देखते हैं विशाल? क्या इन 5 सालों में आपको लग रहा है कि बीएसपी का जो ये वोट शेयर है ये कुछ और अभी लुढ़केगा, कुछ शिफ्ट हो सकता है या इसमें बढ़ोतरी हो सकती है? या समाजवादी पार्टी का जहां पर आज 61 सीटों पर पोलिंग हो रही वहां पर इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें घटेगा? और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो सीटों के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं था, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वोट शेयर इस बार बढ़ेगा? इस बार जो सियासी उथल पुथल हुआ है, जो सियासी बदलाव देखने को मिला है, वहां से आपको क्या दिख रहा है कि इस वोट शेयर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए अबू हुरैरा, सबसे पहले तो बात यहाँ पर ये है समझने की कि जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं उसमें जो 37% परसेंटेज वोटिंग परसेंट के साथ बीजेपी जहां 47 सीट लाती है 2017 में, वहां 21% के साथ बीएसपी और एसपी दोनों को
बराबर यानी कि तकरीबन आधे से ज्यादा वोटिंग फीसद है, लेकिन सीटों में आधे से बहुत ज्यादा पीछे हैं वो। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश या बिहार के बारे में अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि वहां का वोटर चाहे कुछ भी हालात हो जाएं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी लहर या सुनामी ना हो, तो हर एक पार्टी का अपना अपना एक फिक्स वोट बैंक है। तो इसका मतलब ये जाहिर हो रहा है कि जो वोट बैंक है सब पार्टियों ने अपना अपना इकट्ठा कर लिया था। जैसे आप देखिए बीएसपी ने भी 21% वोट हासिल कर लिया, एसपी ने भी 21% वोट हासिल कर लिया, यानी 22% दोनों को आप कह सकते हैं। लेकिन अब फर्क सीटों में क्यों आ जाता है? फर्क सीटों में आने की वजह यही होती है कि जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, हर चुनाव में फ्लोटिंग वोटर ही मैटर करता है कि किसको वो हराएगा, किसको वो जिताएगा। और फ्लोटिंग वोटर की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो किसी सीट के हिसाब पर अगर देखें तो 5,000 से लेके वो 50,000 के बीच में वोटर ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फ्लोट करता है। तो ये फ्लोटिंग वोटर है, चूंकि आप ये भी याद रखिए कि 37% वोट के साथ बीजेपी को 47 सीट मिल रही है। अगर आपके पास 2012 का डेटा है तो आप देखिए कि 2012 में यही 47 की जगह पे एसपी सबसे बड़ी गेनर थी और एसपी को 41 सीटें मिली थी। देखिए, तो एसपी को 41 सीटें मिली थी। वोटिंग परसेंट आप देखिए 30% उसका तब भी है। बिल्कुल। तो 41 सीटों के साथ 30% वोट मिल रही है। आप तब भी आप देखिए कि जो बीएसपी है उसने वोटिंग परसेंट अपना बरकरार रखा था। जो 2017 में बीएसपी का वोट फीसद 21 पॉइंट समथिंग था, यानी कि 22 मान सकते हैं, तो 2012 में वो 24 था। बिल्कुल। मैजिक वॉल से 2017 और 2012 की जानकारियां हम दे रहे हैं। हमारे दो साथी जुड़े हुए मैजिक वॉल के साथ, वे बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या थी और समाजवादी पार्टी की 2012 में क्या थी, क्योंकि लूज किया था समाजवादी पार्टी में। तो ये 2017 और 2012 पर निगाहें मरकूज रखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का, जैसा कि हम जानते हैं कि 30 सालों की ये तारीख रही है कि कोई भी पार्टी दोबारा रिपीट सत्ता में यानी इक़्तिदार में नहीं करती है। आप दोनों का शुक्रिया, विशाल और हुरैरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीवी स्क्रीन पर नए चेहरे नजर आ रहे हैं जिनका तारुफ करा दूं। सैयद यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे दरमियान मौजूद हैं। जाहिद अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका इस्तकबाल है। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उमा शंकर साहब, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ कई सारे डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं आप लोग। सबसे पहले जाहिद अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगी। 5वां चरण चल रहा है, वोटिंग हो रही है, सुस्त रफ्तारी से ही कहा जाए, ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 मरहले में पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है, 5वें मरहले में भी वैसा ही कुछ रहेगा। तो चारों मरहले से इस 5वें मरहले को किस तरह से आप मुख्तलिफ देखते हैं? क्या अहमियत की हामिल ये 5वां मरहला आपकी नज़र में? जी, आप मुझसे बात करेंगे? जी, आपसे बात करें। जाहिद अहमद साहब, आपसे सवाल था। मैं माफ करिएगा, मेरा नाम जाहिद अहमद फारूकी है और मैं अच्छा, माफी के साथ, क्योंकि हमें जो कन्वे किया गया था वो यही नाम था, जाहिद अहमद साहब। जी ठीक है, आप अपनी जाहिद अहमद फारूकी। ठीक, जाहिद अहमद फारूकी साहब अपनी बात रखें। क्या कितना मुख्तलिफ नजर आ रहा है पिछले 4 मरहलों से ये 5वां मरहला आपको? ये जो 5वां मरहला है उत्तर प्रदेश का जनरल असेंबली इलेक्शन 2022 का, और ये चित्रकूट से बहराइच तक वोटिंग हो रही है। और चित्रकूट सबसे ज्यादा परसेंटेज, जो 1 बजे तक के हमारे पास नतायज हैं, आगे है वोटिंग में। 35% की वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक। और अभी खबर आई है प्रतापगढ़ के कुंडा में जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, उन पर हमला हुआ है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं और मैं चाहूंगा आवाम से और पॉलिटिकल पार्टियों से कि ये नौबत ना आने पाए और अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए वोट करें। घर से निकले अभी वक्त बाकी है। हाँ, ठीक है। हम ये चाहते थे कि सियासी जानकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस हवाले से इस मरहले को किस तरह से देखते हैं? किस पार्टी के लिए गेनिंग मरहला है, किस पार्टी के लिए लूजिंग मरहला है? हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हर मरहले के साथ ये बात जुड़ जाती है कि कठिन है डगर पनघट की। ये तो आप पहले मरहले से ये बात कह रही हैं और हम पहले मरहले से ही आपके साथ जब भी जुड़ना हुआ है, मैंने कहा है कि जो पिछली लहर थी उस लहर को हमने बरकरार रखा है। और यकीनी तौर पर जी नहीं, आप एज ए पत्रकार भी कह सकती हैं, आपका सवाल आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज 5वें मरहले में है और पिछला जो रिकॉर्ड रहा है कि 61, जी बता रहा हूं क्यों कॉन्फिडेंस है। और पिछली बार हमने
इस मरहले की 61 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं उस पर लगभग हमने 46-47 सीटें जीती थी। और इस बार मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड को भी हम आगे तोड़ के बढ़ेंगे और 50+ सीटें हमारी आ रही है, जो दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि 50 से ज्यादा सीटें 61 में से 5वें मरहले के तहत आएंगी। कांग्रेस को क्या कुछ लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाया था इस मरहले में? उमाशंकर साहब, का चुनाव तो भी ठीक था हमारा, और इसमें अमेठी भी है, तो निश्चित रूप से अमेठी है, सुल्तानपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सब कांग्रेस पार्टी के। नहीं, रायबरेली तो पीछे था, इसमें नहीं है। ये बाकी जो जिले हैं जिनमें आज वोट हो रहा है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की है और यहाँ के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से मेहनत कांग्रेस का दिखना चाहिए, क्योंकि अमेठी में 2019 में राहुल गांधी हारे थे, फिर उसके बाद हो सकता है कि ये सियासी जानकार मानते हैं कि मोहभंग हो गया। हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद क्या कॉन्फिडेंस लूज हो गया था क्या? तो इन जो रिवायती सीट कांग्रेस की रही है वहां पर ही आप कदम जमाए हुए नहीं रहे, तो इसका असर कुछ मिलेगा? पहली बात तो नहीं, देखिए, पहली बात तो अमेठी का समझ लीजिए, अमेठी गांधी परिवार का घर है, राहुल गांधी जी का परिवार है वो। और ठीक है, अगर एक बार चुनाव गड़बड़ हो गया, अब हालांकि राहुल गांधी जी 2014 में जितना वोट पाए थे उससे 14,000 ज्यादा वोट 2019 में पाए थे, तो उनके वोट नहीं घटे थे। हाँ, ये है कि सपा और बसपा ने हमको मदद की थी, लेकिन वो मदद उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो बीजेपी को चला गया, तो ये है। लेकिन उससे अलग है हम। इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसी में प्रयागराज है, जहां पर योगी जी की पुलिस ने नाविकों की नावें तोड़ दी थी, और तब प्रियंका गांधी जी वहां पर गई थी और उन लोगों को 10-10 लाख रुपए की मदद भी की थी और टिकट भी दिया है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ। इसी में आप देखिए, अयोध्या है, जहां पर राम के नाम पर आस्था की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चंपत राय के नेतृत्व में आस्था के चंदे को ही चंपत करके भाग गए चंपत राय। ठीक है, ये अलग मौजू, ये भी मौजू जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 5वें मरहले के तहत जिन सीटों पर आज पोलिंग हो रही है उसमें से कांग्रेस को अपने लिए क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, इन 61 सीटों में आप प्रतापगढ़ को भी जोड़िए। प्रतापगढ़ में आराधना मिश्रा मोना जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, अयोध्या में डॉक्टर निर्मल खत्री जी हैं। ये क्षेत्र जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, और 47 सीटें भाजपा को मिली थी, 41 सीटें 12 में जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली थी। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार के इस चुनाव में महिलाएं उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ खड़ी हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हैं, और ये तमाम जो जाति और धर्म की राजनीति से नफरत फैलाने का खेल है भाजपा और समाजवादी पार्टी और बसपा का, उससे निकलकर उत्तर प्रदेश के इस मरहले की जो जनता है वो विकास पर वोट करेगी। उसने देखा है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने योगी के अत्याचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही हैं, और योगी क्या कर रहे हैं, जो वादे उन्होंने 2017 में किए थे, चाहे वो गन्ना किसानों से किए थे, शिक्षा मित्रों से किए थे, अनुदेशक से किया था, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से किया था, उस पर चर्चा वो नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था 5 साल में, और आज 5 साल बाद कह रहे हैं हमने 4.5 को दिया, 4.5 लाख को दे दिया। 100 में से 68 युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। 3 गुना ज्यादा आत्महत्याएं बेरोजगार युवाओं की बढ़ गई हैं, 3 गुना ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। लोगों का ये मानना है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, उनकी सरपरस्ती में चुनाव तो लड़ा जा रहा है। अगर राहुल गांधी भी थोड़ा साथ में उनके नजर आते तो कुछ और ही नजारा होता। राहुल गांधी जी चुनाव में लगे हैं, एक साथ 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। हाँ। 4 राज्यों में भी लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अभी कल ही अमेठी में राहुल गांधी जी आके गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता हो गए हैं। लोगो का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था रोल राहुल गांधी का, लेकिन वैसा दिखा नहीं, मायूस नजर आया जो चुनाव में सियासी जानकार है। हाँ। स्मृति ईरानी का आप देखिए। अच्छा, हाँ, स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे हैं, अमेठी का, ठीक है, अमेठी कहा है, अब तो लोगों ने ये भी गिनना शुरू कर दिया है। रोड शो छोड़ के भागना पड़ा, भीड़ ही नहीं आई थी। अच्छा,
कितने वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है भीड़ के लिए। तो क्या ऐसी हालत है भारतीय जनता पार्टी की भीड़ का इंतजार करना पड़ रहा है? क्योंकि कई जगह की बातें कर रहे हैं कि वीडियोज आए हैं, कांग्रेस पार्टी ये देख रही है, पहले वाली हालत अब रही नहीं भारतीय जनता पार्टी की। यासिर जिलानी साहब, उमाशंकर साहब, हाँ एक सेकंड। मैं तो देखिए कांग्रेस के मित्रों को और कांग्रेस के मित्र जब भी टीवी पे आते हैं और बात रखते हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ यही दुआ करता हूं कि उन्हें अच्छी सद्बुद्धि मिले और अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छे से करें। जिस तरीके से उन्होंने माननीय चंपत राय जी को लेके झूठ बोला है, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं और उनका जवाब अभी आधे 4-5 घंटे की जो वोटिंग बची हुई है उसमें इन्हें मिलेगा। ये बड़बोले लोग, इनके जो राजकुमार थे अमेठी से, हार का डर इतना सताया था। स्मृति ईरानी जी की जो राजनीतिक सूझबूझ और उनका जो लोगों और जनमानस से पकड़ थी कि उन्होंने चुनाव के दौरान वायनाड पहुंच गए और वहां उन्हें मालूम था कि मैं अमेठी इस बार हार रहा हूं, क्योंकि अमेठी की जनता को इन्होंने पिछले कई दशकों से ठगा है। अमेठी को मिला क्या? राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के बाद अमेठी के बच्चे बेरोजगारी का एक चरम पूरा का पूरा सीमा रहा है, जिसपे हम लोगों ने कई बार चर्चा करी। और किस विकास की बात कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं? इनके खुद के एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में खा जाते। ये भ्रष्टाचार का जो पूरा का पैमाना है वो कांग्रेस की देन है, लोगों को मालूम है। इसीलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक जमाना हो गया, कांग्रेस ने कभी दस्तक तक नहीं दे पाती है। पिछले 30-35 सालों का जमाना हो गया, कांग्रेस वहां से विलुप्त होने के कागार पे। हालात तो पिछले जनरल इलेक्शन में ये हुए कि उनके खुद के जो मेन लीडर हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो अभी आप इस 5 मरहले पे जो सवाल कर रही है कि वोट क्यों पड़ रहे हैं, ये वोट इसलिए जनता निकल के आ रही है कि विकास का जो पैमाना था, मानक मापदंड जो विकास का था, जो काम मैनिफेस्टो से लेके जनमानस से वायदा किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, उस सरकार ने 5 साल में उसको पूरा किया है। लाभार्थी योजना इतनी बड़ी है कि जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं अपने घर से निकल, कोई वादा बचा नहीं जिसे पूरा ना किया गया हो। यासिर जिलानी साहब, आपके मुताबिक? हाँ, तो कमल का फूल दिख रहा है उन्हें, कोई वादा ऐसा बचा नहीं। मैं कहिए तो एक पॉइंट को कि कौन कौन से वादे जो किए थे वो जो जमीन पे उतर रहे, जो दिख रहे। और लाभार्थी राशन की योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में एक गांव में उसका एक तरीके से डंका बज रहा है। महिलाएं जो गरीब इस पर अपोजिशन पार्टियां इसलिए घेर रही हैं कि आपने नमक पर भी फोटो लगा दी। इस हवाले से आपको घेरा जा रहा है। उमाशंकर साहब, मैं रायबरेली का जिक्र इसलिए कर रही थी क्योंकि वो भी गढ़ है आपका, ये अमेठी भी। अगर इन दोनों जगह की हम बात करें तो तस्वीरें वहां की नहीं बदली है। रेलवे स्टेशन एक अहम मरकज होता है कि दूसरे जगह के जो यात्री होते हैं वहां से गुजरना होता है तो वो देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ। रायबरेली स्टेशन पर आप जाएंगे वहां कुछ नहीं दिखता। सड़कों के हवाले से कहा जाता है कि सड़कें पहले सही नहीं थी। अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत हद तक सड़कें दुरुस्त करवाई हैं। राहुल गांधी वायनाड चले गए, वहां पर जाके ये बयान दे देते हैं राहुल गांधी कि साउथ के लोग जो हैं वो ज्यादा सियासी सूझबूझ और समझ रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अमेठी की जनता से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस तरह के बयानात और दोबारा उनसे नहीं मिलने को लेकर दूरी उनके दरमियान बढ़ रही होगी या बढ़ गई है? देखिए, पहली बात तो ये, राहुल गांधी जी अमेठी लगातार आते रहते हैं, लगातार वो आए, उनकी जिम्मेदारियां वायनाड में भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो वहां के सांसद हैं। कोरोना काल में जब योगी जी लोगों के पोस्टर लगा रहे थे, धमका रहे थे, लाशें गंगा में तैर रही थी, लोग अस्पताल के गेट पर लोगों की जान जा रही थी, इनके मंत्री, सांसद, विधायक कांग्रेस पार्टी से मदद मांग रहे थे, तब राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों के लिए गैस सिलेंडर, दवाइयां, राशन ये सब उपलब्ध करा रहे थे। तब सोनिया गांधी जी ट्रेन और बसों की व्यवस्था करा के प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को उनके घर भेजने का काम कर रही थी, और योगी जी उंगली दिखा दिखा के धमका रहे थे। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 बार जमानतें जब्त हुई हैं, इनको जरा बताइए। राहुल गांधी जी के तो वोट बढ़े थे, और ये चंपत राय की बात कर रहे हैं, ये चना के नाम पर चंदा चोरी करने वाले। उमाशंकर साहब का ये कहना है कि हार जीत तो चलती रहती है।
इस पे इतना चक्की पिसवानी चाहिए चंपत राय को। हमारी सरकार बनेगी, ऐसे चंदा चोरों को जेल में चक्की पिसवाएंगे, घबराइए नहीं। चोरों को जेल में चक्की पिसवाएंगे। लीजिए हाँ, यासिर जिलानी साहब, आपका रिएक्शन। कहूंगा कि जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, जो व्यूअर्स न्यूज 18 उर्दू को देख रहे हैं, इनकी अमर्यादित भाषा को समझे और वोटिंग के लिए निकले। ये इनका सपना है, सपना ही रहेगा। कांग्रेस की सरकार तो बनने नहीं जा रही है भैया, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनने जा रही है, ये बनने जा रही है। ये इसका मतलब ये है कि आप दूसरे इत्तेहाद को भारतीय जनता पार्टी के सामने देखते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन या फिर एसपी इत्तेहाद की बने। आपकी इस बात दीवाना वाली बात कर रही है, दीवाना बन के घूम रहे हैं। कांग्रेस की तो सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। भले ही कांग्रेस के हवाले से आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक और बात छुपी है कि कांग्रेस की भले ही सरकार ना बने, भारतीय जनता पार्टी या एसपी इत्तेहाद की सरकार बनेगी। क्या इसका माने यही निकाले यासिर जिलानी साहब? यासिर जिलानी साहब, उनकी सरकार नहीं बन रही है, उनको जितने लोग कांग्रेस की तो सरकार नहीं बन रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी एसपी इत्तेहाद की सरकार बन रही है, दोनों में से किसी एक की। आपकी बातों से कुछ ऐसा, मैं आपको बता दूं, देखिए ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने। चलिए इस पे आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि कांग्रेस की तो सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस को तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मद्दे मुकाबिल आप समझ रहे हैं। आपकी इस बात से ये जाहिर होता है। उमाशंकर साहब बहुत शुक्रिया, और साथ ही सैयद यासिर जिलानी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इंतखाबी जंग का हिस्सा बनने के लिए। तो जहां जहां पर पोलिंग हो रही है, आप घर से निकलें और वोट जरूर करें। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।